जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है आधारशिला ऑनलाइन क्लासेज जो मेरा यूट्यूब चैनल है। आज आप लोग को हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। तो अभी तक हम आप लोग को पीछे क्लास में आप लोग को बताएं ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद आप लोग को हम बताएं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो आज का क्लास भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है किस किस प्रकार के थ्योरी रहता है या किस किस प्रकार के इसमें फॉर्मूला रहता है और इसको अप्लाई जो है हम लोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमको बहुत ज्यादा एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर ये है, ऐसे इसको चैप्टर नंबर से अगर इसको एनसीईआरटी से अगर जोड़ा जाए तो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 7 है। ये जो चैप्टर इसका नाम है हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसको कभी कभी एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है ना, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहां ऐसे लिख देते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति भी। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। अब हम लोग को इसमें आखिर हम लोग को प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछेगा या कंसेप्ट जो है ये आखिर इसमें किस किस प्रकार के रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो प्रश्न को बनाएं। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है एक तल में बिंदु का निर्धारण। एक तल में बिंदु का निर्धारण हम लोग को करना है। जैसे कोई अगर प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। अब अगर कोई समतल सतह है उसमें कोई बिंदु को अगर हमको निर्देशित करना है तो हम लोग इसको किस प्रकार से निर्देशित करेंगे। ठीक है, तो इसका निर्देश अगर हम लोग को करना है, जैसे कोई अगर प्लॉट है, जैसे मान लेते हैं कोई प्लॉट है, कोई सतह है, प्लेन सतह है, तो इसमें कोई एक बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु है जैसे एक प्लॉट ऐसे ना ले, प्लॉट ऐसे लेंगे तो बाउंड्री कवर हो जाएगा। इस सीधे सीधे ओपन हम लोग प्लॉट लेते हैं। तो इसमें अगर कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु को अगर हम लोग को निर्देशित करना है कि इसका स्थिति, इसका पोजीशन हम लोग को कहां पर है, तो हम लोग इसको निरपेक्ष तरीके से इसका हम लोग स्थिति को नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको निरपेक्ष स्थिति है ना द्वारा हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीका से बता सकते हैं, किसी के सापेक्ष द्वारा इस बिंदु का हम लोग कोई भी एक तल में पोजीशन हम लोग स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। अब स्थिति निर्धारण कर सकते हैं तो हम लोग सापेक्ष रूप से, तो जिसके सापेक्ष हम लोग निर्धारण करते हैं किसी भी बिंदु को समतल में, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। जैसे अब हम लोग को मूल बिंदु ऐसे
कोई अगर प्लेन सतह है उसमें दो लाइन को हम लोग खींच दिए हैं। अब दो लाइन एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बिंदु के हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसी को बोला जा रहा है। तो इसी के सापेक्ष जो है हम लोग इस बिंदु को निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बिंदु के सहारे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यह बिंदु यहां पर है या और इस लाइन पर है या इस लाइन पर है या इस लाइन पर है, इस लाइन पर है, चाहे इस तरफ है या कहीं पर भी है, तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना, इसकी स्थिति। अब इसमें एक चीज और रहता है कि जब इसकी स्थिति अगर हमको बताना है कि P की स्थिति कहां पर है इस प्लेन सरफेस में, तो हमको एक चीज देना आवश्यक हो जाता है। अगर x और y है ना, अगर क्रमित युग्म जो है ये जो नियामक रूप में लिखा गया है, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा गया है, अगर इस रूप में अगर उस बिंदु को दिया हुआ रहे तो उस बिंदु की स्थिति हम लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग और डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीका से इसकी स्थिति हम लोग जान पाए, ठीक है ना। इसको हम लोग किस तरीका से स्थिति हम लोग जान पाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्थिति हम लोग कैसे जान पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कार्तीय नियामक पद्धति। कार्तीय नियामक पद्धति। अब कार्तीय नियामक पद्धति में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी समतल सतह में बिंदु की स्थिति को कैसे हम लोग जान पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि देखिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये है x, ये है x डैश, एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन ऐसे वर्टिकल खींचे हैं, ये हमको है आपका हॉरिजेंटल क्षैतिज और ये है उदग्र वर्टिकल। तब इसको हम लोग ले लेते हैं y डैश। आप क्या कर लेते हैं कि देखिए ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं, O मान लेते हैं। अब इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसी को बोला जा रहा है, मूल बिंदु इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मूल बिंदु इसी को हम लोग बोल रहे हैं, तब हम लोग को करना क्या है, इसमें से ध्यान से इस चीज को हम लोग को देखना है। जैसे अब अगर मान लिया जाए कि कोई बिंदु जो है यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब कोई बिंदु यहां पर है तो एक्स अक्ष पर ऐसे एक्स अक्ष पर अगर वह चला है एक्स दूरी और वाई पर चला है, वाई अक्ष पर चला है धनात्मक की ओर वाई दूरी, तो एक्स पर अगर हम उदग्र लाइन को हम ऐसे खींचें, ऐसे हम खींचें और वाई अक्ष पर क्षैतिज लाइन को ऐसे खींचें, देखिए यहां पर मिला। अब यहां पर देखिए ये जितनी दूरी है उतना ही दूरी ये है, जितना y यहां पर है उतना ही यहां पर दूरी है। इस बिंदु को मान लेते हैं P, ठीक है। अब इसके नियामक हो जाएगा ऐसे, इसी को बोला जाता है, यही बिंदु को P का नियामक, P का नियामक या इसी को बोला जाता है P का कार्तीय नियामक।
कार्तीय नियामक, कार्तीय नियामक बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक जो होता है x0 और y भी 0, ठीक है। x भी 0 रहेगा और y भी 0 रहेगा। अब ये जो एक्सिस है, दो x एक्सिस और y एक्सिस, इस सतह को, प्लेन सरफेस को 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। अब 4 भागों में इसको बांटा है तो समझते हैं इसको ऐसे, जैसे ये जो x है इसको बोला जाता है x नियामक, x नियामक, ठीक है ना। इसको हम लोग x नियामक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को एक चीज और बोलते हैं, इसी को हम लोग और बोलते हैं भुज, भुज बोलते हैं इसको। y नियामक या इसी को बोलते हैं हम लोग कोटि, इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है ना। इसी को कोटि बोला जाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कार्तीय नियामक पद्धति में देखिए, ये जो P बिंदु का पोजीशन है, P बिंदु का पोजीशन हम लोग निर्धारण कर लिए कि देखिए y अक्ष से x दूरी है और x अक्ष से y दूरी है, ठीक है। ये हमको कोऑर्डिनेट जो है ये हमको बता रहा है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या कर रहा है, बता रहा है। अब इसमें देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट को अगर हम लोग देखें, तीसरा पॉइंट को तो देखिए, इसमें जब प्लॉट को हम निर्धारण किए हैं तो 4 भागों में बांटे हैं, तो 4 भागों में बांटे हैं तो हर जो है, जो भाग है, प्रत्येक भाग 1/4 हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश। और इसी को बोला जाता है चरण भी, है ना। और इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो 4 को ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के द्वारा हम लोग देखेंगे ऐसे, देखिए कोई भी प्लेन सतह, अब ये प्लेन सतह है, प्लेन सतह को 4 भागों में बांट दिया गया है। अब प्लेन सतह को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों को बांटने के बाद x जो है ऐसे होरिजेंटल लाइन को ही बोला जा रहा है। इधर x है, इधर y है, इधर x डैश है, यहां पर y है, यहां पर y डैश है, और ये जो कटिंग पॉइंट है इसी को मूल बिंदु, जिसका नियामक 0 0 हो रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं मूल बिंदु, है ना। यहां से तीर ऐसे लगा देते हैं, इसी को बोला जा रहा है मूल बिंदु, मूल बिंदु इसी को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग मूल बिंदु बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए ये 4 भागों में बांटा गया, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, इसको बोल रहे हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोल रहे हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोल रहे हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, इसको बोल रहे हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश इसको बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो 4 भागों में जब बांट दिए, तो ये जो मूल बिंदु से अगर x अक्ष पर हम लोग राइट साइड चल रहे हैं तो हम लोग चलेंगे धनात्मक, पॉजिटिव, और मूल बिंदु से x अक्ष है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो चलेंगे ऋणात्मक, नेगेटिव। अब ऊपर अगर चलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे हम लोग चल लेंगे, ठीक।
अब देखिए, अब इसमें हम लोग को 4 भागों में जब बांटा जा रहा है, तो अगर कहीं पर भी बिंदु रहे, कहीं पर भी बिंदु रहे, तो उसका निर्धारण हम लोग मूल बिंदु से कर सकते हैं। मूल बिंदु से कर सकते हैं, जैसे वह बिंदु इस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो हम लोग लिख लेते हैं x है, y, यहां भी x y, इसमें भी लिखते हैं x y, इसमें भी लिखते हैं x y, चारों चतुर्थांश में लिखें, लेकिन चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। चिन्ह क्या? तो देखिए, यहां पर x प्लस में, y प्लस में, तो कवर्ड एरिया हो रहा है दोनों प्लस में। यहां पर कहेंगे इसका साइन हो जाएगा क्या क्या चीज में, x प्लस में, y भी प्लस में। x माइनस में चल रहे हैं, y प्लस में चल रहे हैं, इसका साइन होगा x माइनस में, y प्लस में। x चल रहे हैं माइनस में, y भी माइनस में, x माइनस में, y भी माइनस में चल रहे हैं। ठीक है ना? ओके, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे। अब देखिए, यहां पर x तो है प्लस में, y है माइनस में, इसका साइन हो जाएगा प्लस और माइनस, ऐसे होंगे। अब देखिए, हम लोग को जब इस तल में रहेगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में बिंदु रहेगा, तो उसका चिन्ह तो ऐसे लेंगे हम लोग, और उसका कोऑर्डिनेट ऐसे लेंगे, इसका चिन्ह ऐसे लेंगे, कोऑर्डिनेट ऐसे लेंगे। जब द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में इस प्रकार से, चतुर्थ चतुर्थांश में इस प्रकार से। लेकिन अगर वह बिंदु जैसे P अगर लेके हम चल रहे हैं, तो P बिंदु अगर x एक्सिस पर रहेगा, तो देखिए, अगर वह मूल बिंदु से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर यहां पर रहे x अक्ष पर, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे रहेगा? x तो चलेंगे लेकिन y 0 रहेगा, और x चलेंगे प्लस में। प्लस ऐसे शुरू में लिखा नहीं जाता है, लेकिन लिखकर आप लोग को हम बता रहे हैं, साइन इसीलिए। अब यहां पर अगर इस पर रहेगा x अक्ष पर बायां साइड, तो इसका हो जाएगा x तो रहेगा माइनस में, y रहेगा 0। उसके बाद अगर इस पर रहेगा y अक्ष पर प्लस में, तो x तो 0 होगा लेकिन y प्लस में होगा। यदि अगर y अक्ष पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस में रहेगा, तो x 0 रहेगा लेकिन y माइनस में रहेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इस पर हम अगर प्रश्न को दें, तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे चतुर्थांश, जैसे कौन, ये जो नियामक हम दे रहे हैं वो कौन से चतुर्थांश में है, या एक्सिस पर है तो कहां पर है। जैसे एक ले लें हम लोग 0 0, फिर सेकेंड में लें 2 3, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लें -3 -4, उसके बाद 4 में लें -3 और 4, उसके बाद 5 में 4 -3, उसके बाद 6 में है 3 0, उसके बाद यहां पर, ठीक है ना, 6 के बाद ले लेते हैं 7 में 0 4, उसके बाद 8 में 2 0 -3, उसके बाद 9 में -2 0, उसके बाद देखिए यहां पर ले लेते हैं 10 में -3 और -7। तो अब कहेगा कि ये जो दिया गया नियामक है इस प्लॉट में कहां पर है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह मूल बिंदु पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। ये हम लोग को प्रथम चतुर्थांश में, के दोनों प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में ये हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, x माइनस वाई प्लस, x माइनस में हो
x माइनस में हो y प्लस में हो, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। x प्लस में y माइनस में ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। x प्लस में y जीरो, x प्लस में y जीरो, इसको कहेंगे x अक्ष पर धनात्मक की ओर, धनात्मक की ओर ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और x अक्ष पर धनात्मक की ओर 3 इकाई ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है। अच्छा ये देखिए तो x तो 0 है लेकिन y 4 है प्लस में, तो यहां पर लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष पर धनात्मक की ओर, y अक्ष पर धनात्मक की ओर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम बोलें x तो 0 है लेकिन y माइनस में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस पर रहेगा, तो इसको भी इसी तरीका से लिखेंगे x अक्ष पर ऋणात्मक की ओर, x अक्ष पर ऋणात्मक की ओर। यहां पर देखिए x पर तो चले हैं लेकिन ऋणात्मक की ओर, x अक्ष पर ऋणात्मक की ओर, इसमें चलेंगे, दोनों माइनस में है, x भी माइनस y भी माइनस, तो ये चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में इसको चलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग भली भांति समझ गए कि अगर कोई भी बिंदु है तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग कहां पर इसको प्लॉट कर सकते हैं, कहां पर इसकी स्थिति को दिखा सकते हैं। तो ये सारे चर्चा अभी तक हम लोग है ना 2 पॉइंट में करे हैं। चलिए अगला अब अगर हम लोग पॉइंट चलें, ठीक है ना, अगला पॉइंट अगर हम लोग चलें तो देखिए इसको थोड़ा सा इरेज पहले कर लेते हैं, देखा जाए। अब हम लोग को देखिए कितनी कमाल का ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि इसमें कहता है कि अगर 2 बिंदुओं के बीच की है ना दूरी निकालना है बच्चे लोग, अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो कितना हम लोग अच्छे से निकालते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि अगर मान लिया कि A है और ये B है और दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो A से B तक मेजर करते हैं, चाहे B से A तक मेजर करते हैं, मापते हैं। बट अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कमाल का चीज दिया गया है, नहीं क्या दिया गया है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट पता हो, इसका कोऑर्डिनेट पता हो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए अब इसके लिए पहले फॉर्मूला हम लोग निर्माण कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग देखिए एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट में दूरी सूत्र, इसको बोला जाता है दूरी सूत्र और इसी को बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसको बोला जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला कि 2 बिंदुओं के बीच की हम लोग को क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। कब, जब दोनों बिंदु, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ले लेते हैं A और एक बिंदु ले लेते हैं B, और दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो कितना कमाल का है ना फॉर्मूला। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नियामक देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसका नियामक ऐसे लिख लेते हैं। इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, ऐसे ले लेते हैं। तो दोनों के बीच की हमको क्या करना है, दूरी निकाल लेना है। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो सबसे पहले हम कहे भी हैं कि जब भी पॉइंट को
है ना, निर्धारित करना है ना, तो हम लोग को मूल बिंदु चाहिए, और मूल बिंदु के लिए हम लोग को दो एक्सिस होना अति आवश्यक है। थोड़ा सा इसको इधर से लेते हैं, देखिए ऐसे ऐसे ले लेते हैं, ले लेते हैं x, यहां पर है x डैश, ये है y, ये है हमारा y डैश, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, देखिए जैसे ए बिंदु से x एक्सिस पर हम लोग लंब खींच लेते हैं 90 डिग्री। अच्छा, बी से भी एक ऐसे लंब खींचते हैं 90 डिग्री, और क्या कर लेते हैं, ए से इसका नाम पहले दे देते हैं एम, और यहां पर एन, और ए बी सी यहां पर लिख देते हैं सी। तो बिंदु ए से बी एन पर एक लंब खींचे हैं, ऐसे लंब खींचे हैं, ऐसे लंब खींचे हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि अगर ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब जब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, और ए है हमारा ए है बी, और ए हमारा है सी। तो देखिए, तो अगर AC का मान पता हो, BC का मान पता हो, तो AB का मान हम लोग पता कर लेते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस जो है प्रमेय कहता है कि कर्ण निकालना है, तो अगर लंब और आधार दिया हुआ रहे तो बहुत, है ना, स्मूथली हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि अगर अभी हम इसको बताएं कि अगर P बिंदु यहां पर दिया गया है, इसका नियामक है x और y, तो यहां से यहां पर अगर x है, यहां पर x डैश है, यहां पर y है, यहां पर y डैश है, तो देखिए ये हमको कहता है कि अगर ये P बिंदु है, P का नियामक दिया गया है x और y, तो x जो है y से दूरी है, लंबवत दूरी है, और y जो है x से लंबवत दूरी है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से a बिंदु का नियामक x1 y1 है, तो यहां पर क्या कहेंगे कि यहां से देखिए x1 हमको क्या बताता है, y अक्ष से लंबवत दूरी, ये वाला हमको बता रहा है। तो चाहे ये दूरी दोनों बराबर है, तो दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको x1 कह सकते हैं। यहां से दूरी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ए बिंदु की, है ना, अब ए बिंदु की यहां से दूरी, ठीक है ना, यहां से x अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारा है y, ऐसे y है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये बी बिंदु है, बी बिंदु का नियामक है x2 और y2, तो x2, ठीक है ना, लंबवत दूरी यहां से x y अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहां तो ऐसे हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये और ये दोनों अगर हम यहाँ पॉइंट से ऐसे डॉट से दर्शाएं, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहां से ये दूरी हो जाएगा ऐसे, x2 x एक्सिस से लंबवत दूरी ऐसे हो जाएगा x2, और यहां पर देखिए ये वाला पूरा दूरी ऊपर वाला ऐसे, ये जितना होगा इतना ही यहां आगे यहां पर लेंथ होगा, तो यहां पर टोटल दूरी हो जाएगा यहां पर y2 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बच्चे लोग देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको चाहिए ये दूरी, तो देखिए अगर ये हमको रेक्टेंगल है, आयत बन रहा है, तो AC जितना मतलब जितना दूरी है इसका, उतना ही दूरी MN हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है, आयत है, तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो AC जितना रहेगा उतना ही MN रहेगा। तब अगर हमको निकालना है MN या AC दोनों इक्वल आएगा, तो इतना में से अगर इतना हटा देंगे तो इतना बच जाएगा लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना है, तो x2 है, और ये टोटल लेंथ कितना है, तो ये टोटल लेंथ x1 है। तो यही लेंथ MN और AC दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो इस लेंथ को हम लोग कह सकते हैं
इस लेंथ को कह सकते हैं x2 माइनस x1। अच्छा, देखिए टोटल bn है हम लोग को y2, टोटल bn है y2 और यहां पर है am y। तो यहां पर अगर हम लोग लें कि टोटल में से अगर इतना हम हटा दें, इतना का मतलब क्या, am और cn दोनों बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर आयत में, तो जितना cn होगा उतना am होगा। इसका लंबाई y है तो इसका लंबाई भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तब टोटल में से है ना, टोटल कितना है y2, तो ये वाला हो जाएगा bc, y2 में से हम लोग हटा लें कितना, ये वाला, ये कितना है तो y है, तो हम लोग को वही दूरी बच जाएगा। तब देखिए अब अगर हम लोग चलें, देखिए अब हम लोग को चलें, देखिए जैसे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ए है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे चलेंगे, तो देखिए ये हमको कर्ण हो गया, ये आधार मान लें, ये लंब मान लें, तो हो क्या जाएगा, तो देखिए AB का स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर हटाकर यहां पर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहां पर हम लें AB बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम लें ऐसे, तो देखिए ना कुछ लग रहा है कि छूट रहा है, क्या में भी लग रहा है कि छूट रहा है, ठीक है, क्या छूट रहा है, यहाँ तो ये ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छूट रहा है y के जगह पर y1, यहाँ भी y1, यहाँ भी हो जाएगा y1, ठीक है ना, यहाँ पर छूट रहा था, कोई बात नहीं है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि लेना है AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अगर AB अगर हम लोग निकालें तो AC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC के जगह पर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस चीज को हम लोग इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जब यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम इंटरचेंज भी पोजीशन को करें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। कॉमन अगर माइनस भी निकालें तो चाहे इस प्रकार से रहे या ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लोग निकाल सकते हैं इस विधि से, कब, जब दोनों बिंदु का नियामक दिया हुआ रहे तब, ठीक है ना, दोनों बिंदु का नियामक दिया हुआ रहे तब हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग को और देखना क्या है, देखिए जैसे ए तो प्रमेय हो गया, अब चलते उप प्रमेय, इसको बोला जाता है कोरोलरी, ठीक है ना। उप प्रमेय मान लिया जाए कि कहेगा कि आपका एक ही नियामक दिया हुआ रहे और कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर दें, इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे ठीक है ना, इसमें लिख लेते हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, मूल बिंदु से
एक्स वाई की दूरी, एक्स वाई की मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये हो गया हमको ओरिजिन पॉइंट 0 0, ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब कोई अगर P बिंदु ले लेते हैं, इसका नियामक है कितना ले लें इसको हम लोग, x और y ले लें, इसको मान लेते हैं P। ये मूल बिंदु से दूरी निकालना है इसकी। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। अब मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, x1 y1। इसको मान लेते हैं P बिंदु का नियामक x y है, इस मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी मतलब लिख लेते हैं OP की दूरी, OP की दूरी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला का ही हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा x1 के जगह पर है 0, यहां पर लिखेंगे 0, x2 के जगह पर है x, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर, y1 के जगह पर देखिए 0 है। तो ये सारे तो मजा आ रहा है एकदम, बहुत ही आसान विधि से आप बना रहे हैं। ठीक है, और y2 है y, तो 0 घटाएंगे तो माइनस x का स्क्वायर होगा प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर। तो सूत्र क्या बन गया कि अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे, और वो जो नियामक जो दिया हुआ रहेगा x के जगह पर x का नियामक, y के जगह पर y का नियामक रख के उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग को बनाने के लिए रहेगा। अच्छा, अब यहां पर देखना है कि अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या क्या और क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहला तो हम लोग बनाएं कि अगर कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो इससे निकालिए, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो ऐसे निकाल दीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि आपको कहेगा ये ज्योमेट्री से रहेगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, ज्यामिति से क्वेश्चन रहेगा, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को कहेगा कि दिखाइए या सिद्ध कर दीजिए कि यह जो है समबाहु त्रिभुज, अब इस प्रकार से रहेगा, चाहे दिखाइए या सिद्ध कर दीजिए, है ना, ऐसे रहेगा। तो देखिए या दर्शाइए, सिद्ध करें, या रहेगा दर्शाएं, दर्शाएं, ठीक है ना, या जांच करें, या कहीं कभी कभी रहता है लैंग्वेज की जांच करें, जांच करें कि दिए गए जो बिंदु है वह हमको समबाहु त्रिभुज का है शीर्ष, या विषमबाहु का, या समद्विबाहु का, या वर्ग का, आयत का, सम चतुर्भुज का, या हमको समांतर चतुर्भुज का। तो इस चीज को भी हम लोग को देखना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज चेक करना रहेगा। तो त्रिभुज चेक करना रहेगा तो पहला त्रिभुज लेते हैं हम लोग, पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब नियामक दिया हुआ रहेगा तीन, वो कहेगा कि चेक करिए कि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, उस त्रिभुज का नियामक है या नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए, समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ये तीनों भुजा, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग को कहेगा ए बी बी सी के बराबर हो जाए और बी सी ए सी के बराबर हो जाए, तब कहेंगे कि यह जो है
समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट रहेगा, अब हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे, ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। अब दोनों अगर जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, ए बी की दूरी और ए सी की दूरी दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज के, है ना, ये शीर्ष है। अच्छा, तीसरा में रहे विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब ये होता है आपका समान नहीं, असमान। तो जिस त्रिभुज के तीनों में से कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो, ए बी सी, ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के, बी सी बराबर नहीं होगा ए सी के, तो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा, तो विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया त्रिभुज। अब चल लेते हैं हम लोग चतुर्भुज। तो देखिए, चतुर्भुज में सबसे पहले लिखते हैं आयत। ठीक है, आयत चेक करना रहेगा कि दिखाइए कि आयत के यह जो है शीर्ष हैं। तो आयत में सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अगर आयत है तो आयत में ए है बी, ए है सी और ई है डी। तो आयत में आमने सामने की भुजा जो होती है वह बराबर होती है और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। चतुर्भुज में 4 गो विकर्ण होता है, तो इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तब लिख लेंगे ऐसे, इसकी भुजाएं ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के। ये भुजाएं बराबर और विकर्ण, देखिए विकर्ण हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा BD। तो इसमें हम लोग को आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए दूरी सूत्र से, है ना, और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, तब कहेंगे कि आयत का यह जो है क्या है, नियामक है। दूसरा देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी है तो आयत, आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि इसके भुजाएं आपस में आमने सामने की भुजा बराबर है, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। और क्या, विकर्ण इसके जो है बराबर नहीं होते हैं, मतलब AC बराबर नहीं होगा BD के। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें विकर्ण बराबर, इसमें विकर्ण बराबर नहीं, तो ये हो जाएगा आयत, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और ले लेते हैं अगला पॉइंट, तीसरा। देखिए तीसरा में है वर्ग में देखते हैं, वर्ग में है हम लोग को A B C और ये क्या रहेगा, D रहेगा।
तो इसके चारों भुजा आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। चारों भुजा आपस में इसके बराबर रहेंगे। अब चारों भुजा इसके आपस में बराबर रहेंगे और क्या, इसके विकर्ण भी बराबर रहेंगे। मतलब इसमें क्या रहेगा, तो देखिए भुजाएं ये हो जाएंगे ए बी, यहां ऐसे लिख लेते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अच्छा, और इसके विकर्ण भी बराबर, ए सी बराबर बी डी। ठीक है ना। तो ये वर्ग के शीर्ष रहेंगे, मतलब वर्ग के नियामक, हाँ ये मतलब या निर्देशांक रहेंगे। अच्छा, चार में थोड़ा सा अंतर, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखिए, ये है समचतुर्भुज में भी चारों भुजा वर्ग की तरह बराबर होते हैं, चारों भुजा वर्ग की तरह बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तब हम लोग देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, है ना। इसके विकर्ण देखिए विकर्ण अब हम लोग देखें तो ए सी बराबर बी डी, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, जिसके चलते यह समचतुर्भुज और विकर्ण बराबर तो वर्ग, दोनों में केवल विकर्ण के चलते अंतर हो जा रहा है। जिस प्रकार से आयत और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के कारण अंतर हो जा रहा था, उसी प्रकार से वर्ग और समचतुर्भुज में भी विकर्ण के कारण अंतर आ पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग को इसमें थोड़ा सा मिटाने के पहले एक चीज और हम लोग देख लें। देखिए एक पॉइंट और अगर हम लोग देखें, कोलिनियर, ठीक है ना, संरेख अगर तीन बिंदु मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, तीनों बिंदु, अगर तीन बिंदु दिया है, कम से कम तीन बिंदु, ठीक है ना, तीन बिंदु हम लोग को कहेगा संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब एक लाइन में, एक सिद्ध में, ठीक है ना, स्टेट में हो। तो इसके लिए हम लोग को दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे और हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग अगर तीन बिंदु कहेगा कि संरेख है कि नहीं है, तो मान लेते हैं ये है नियामक x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, c का नियामक है x3 y3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब तीनों में से कोई अगर दो के अगर हम जोड़ेंगे दूरी, तो तीसरे के मान के अगर बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे यह क्या है, कोलिनियर है, संरेख है तीनों बिंदु। ठीक है ना, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। अब हम लोग को इसमें देखना है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग को चलना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं, विभाजन
विभाजन सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक है ना। तो ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो बिंदुओं को अगर कोई जो है अगर अनुपात में विभाजित करता है, तो अगर हम लोग को अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसका हम लोग को कहेगा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग को देखना है, सबसे पहले अगर पहला नंबर की बात करें तो अंतः विभाजन हम लोग देख लेते हैं। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, ठीक है ना। अब अंतः विभाजन में होता क्या है, तो देखिए अगर दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो दोनों बिंदु के बीच में कोई अगर बिंदु है और उसको दो अनुपात मतलब अनुपात में विभाजित कर रहा है, जैसे एक बिंदु यहां पर हम ले लेते हैं, ए और बी के बीच में कहीं भी पी है, इसका नियामक ले लेते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई, और इसको एन के अनुपात में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तब P का जो नियामक है x, उसका मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, वो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि A और B जो दो दिए गए बिंदु है उसको m और n अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसमें P का जो मान है वो कितना होगा। तो चलिए देखा जाए, इसी को क्या कर लेते हैं, ये है हमारा A बिंदु, A बिंदु है, ये B बिंदु है। अब इसके बीच में एक हम ले लेते हैं P, इसका नियामक है x और y, इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, और इसको m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m और n के अनुपात में विभाजित कर दे रहा है। अब इसको बिंदु को निर्देशित करने के लिए हमको मूल बिंदु लेना पड़ेगा। अब मूल बिंदु लेना पड़ेगा तो देखिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अब इस प्रकार से इसको हम बनाएं तो ये होगा x अक्ष और ये हो जाएगा x डैश, माने x डैश और x डैश, यहाँ होगा y और ये ले लेते हैं y डैश। ये हमारा मूल बिंदु O सूचित कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान देना है यहां पर कि यहां से A बिंदु से हम x अक्ष पर, A बिंदु से x अक्ष पर क्या किए हैं, A बिंदु से x अक्ष पर हम एक लंब खींचे हैं और इसका नाम रख देते हैं M। अब B बिंदु से x अक्ष पर एक लंब खींचे हैं जिसका नाम रख देते हैं N, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि P बिंदु से, ठीक है ना, अब हम लोग को P बिंदु से, देखिए ध्यान से इस चीज को हम लोग को देखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, देखा जाए। अब P बिंदु से यहां पर ऐसे, यहां पर एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ नाम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। A है, B है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं C। इस P को इस तरीका से ऐसे सूचित करते, थोड़ा सा बेटर लगेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए तो A बिंदु से PC पर
एक हम लंब खींच रहे हैं जिसका नाम रख देते हैं, यहां पर P है तो यहां Q कर दीजिए, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, R रख देते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी n को जो है यहां पर ऐसे रखा जाए, ऐसे। अच्छा चलिए यहां पर नजदीक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब P बिंदु से Bn पर एक लंब खींच रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा n जो है यहां पर रखना पड़ेगा, ऐसे एक लंब खींच दिए, इसका नाम रख दिए P Q R, तो यहां पर ऐसे रख दीजिए ऐसे। अब हम लोग को देखिए त्रिभुज A P R और त्रिभुज P B S के लिए सबसे पहले हम लोग को A बिंदु का जो नियामक है भुज और कोटि, X भुज हो गया, Y कोटि हो गया। तब यहां पर देखिए, यहां पर दूरी हो जाएगा A बिंदु के लिए x1 होगा यहां से यहां तक, x1 होगा यहां से यहां तक हो जाएंगे। अच्छा, इसका y जो हो जाएगा यहां ऐसे y1 की जो दूरी होगी ये होगी y1। अच्छा, अब देखिए यहां पर ये जो P बिंदु है, P का नियामक है x और y। अब P का नियामक x और y है तो यहां से यहां दूरी ये हो जाएगा x, यहां से Q की दूरी x हो जाएगा, O से मूल बिंदु से x होगा, और y पूरा होगा, P से Q तक जो दूरी होगा वह पूरा y हो जाएंगे, पूरा y हो जाएंगे, पूरा ये दूरी y होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो B बिंदु का भुज है x2 और कोटि है y2, तो x2 हो जाएगा O से लेके n तक, O से लेके n तक हो जाएगा x2, यहां से यहां तक हो जाएंगे, और B से लेके n तक ये हो जाएगा y2, B से लेके n तक ये हो जाएगा y2, यहां से यहां तक हो जाएंगे, ऐसे दूरी होगा। लेकिन हमको जो दूरी चाहिए वह दूरी चाहिए, देखिए PR चाहिए, BS चाहिए, और हमको चाहिए क्या चीज, PS चाहिए, और चाहिए AR चाहिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, भुजाएं अनुपात में हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए AR अगर निकालना है, A दूरी निकालना है, AR निकालने का मतलब MQ, AR निकालने का मतलब MQ, ठीक है ना, MQ निकाल देंगे तो AR हमारा निकल जाएगा, क्योंकि ये अगर आयत है तो सामने की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये दोनों अगर भुजा बराबर हो गया तो हमको MQ निकालना है। तो MQ निकालना है तो मूल बिंदु से Q की दूरी है x, और मूल बिंदु से M की दूरी है x1। तो ये दूरी अगर हमको निकालना है तो बड़ा में से इतना घटा दीजिए, तो बड़ा है हमारा x, तो x में से अगर हम घटा दें x1 घटा दें तो ये दूरी, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा x1। अच्छा, अब देखिए टोटल दूरी है, यहां टोटल दूरी है y, अब टोटल दूरी y है, और यहां पर देखिए AM और RQ ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, ये हो गया y1 तो ये भी हो जाएगा y1। ये टोटल दूरी हम लिए हैं, ऐसा नहीं कि ये यहां से दूरी है, टोटल दूरी जो है, टोटल P से लेके Q तक दूरी है। तो हमको बोलेगा कि PR निकालना, तो PR निकालना अगर रहेगा तो टोटल दूरी में से हम घटा देंगे RQ, तो RQ है y1। तो यहां पर अगर हम इस दूरी को अगर लिखे हम यहां पर तो हो जाएगा y में से y1 घटा देते, टोटल में से, टोटल y है, y में से अगर y1 इतना घटा देंगे तो इतना से PR बच जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर हमको QN चाहिए, QN, तो बड़ा दूरी यहां से यहां दूरी है कितना, x2। अब x2 में से हम इतना घटाएंगे तो इतना हमारा दिया गया कितना है, तो इतना है x घटा देंगे, और जितना ये दूरी होगा QN उतना ही होगा PS उतना ही हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब हम लोग को चाहिए ये दूरी BS, तो BS चाहिए टोटल दूरी B से लेके N तक, B से लेके N तक जो दूरी है
y2 है, तो यहां पर हो जाएगा y2 में से इतना घटाएंगे। इतना का मतलब इसका नियामक, इस बिंदु का नियामक है y, नियामक y है, ठीक है ना। y घटा देंगे, इतना दूरी हम घटा देंगे, तो y2 में से हम घटा देंगे y, ये हम लोग प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि त्रिभुज APR और त्रिभुज PBS दोनों समरूप है, क्योंकि दोनों में समकोण है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर और क्या हो जाएगा, ये कोण है ना और ये कोण है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको उतना बराबर नहीं करते हैं, सीधे हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज हो जाएंगे PBS। तो कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसके भुजाएं अनुपात में होते हैं। कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाता है तो उसके भुजाएं अनुपात में होते हैं, तो उसके भुजाएं अनुपात में हो जाएंगे। ले लेते हैं AR, अगर ले लें हम AR इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हो जाएगा AR है तो हो जाएगा PS हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज में हम लिखेंगे PR, यहां पर लिखें PR, तो इसमें हो जाएंगे BS हो जाएंगे BS। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि इस त्रिभुज में AP इसमें हो जाएगा PB, इसमें हो जाएगा PB, ऐसे हो जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, अब यहां पर सभी का जो मान निकाले हैं भुजाओं का, सभी अलग अलग भुजा का मान निकाले हैं, यहां पर लिख लेते हैं AR के जगह पर AR देखिए यहां पर है हम लोग को x माइनस है x1। अच्छा, और है PS देखिए PS है ये, तो PS A है। अगर PS और QN दोनों बराबर, क्योंकि दोनों अगर आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो यहां पर हो जाएगा Q2 माइनस X2 माइनस X हो गए। अब उसके बाद PR है हम लोग को, देखिए ये भुजा है निकला हुआ y माइनस y1, यहां पर हो जाएगा y माइनस y1। ई भुजा हो जाएगा y2 माइनस y, और AP जो अनुपात है M अनुपात N में है, तो दोनों अनुपात का मतलब बटा में हो, रेशियो में M अनुपात N ऐसे है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड इक्वेशन। अब चल लेते हैं हम लोग पहला और तीसरा से, और दूसरा और तीसरा से चल लेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट और, है ना, लिख लेते हैं इसे समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से। तो यहां पर है x माइनस x2 बटा x माइनस x1 है, और x2 माइनस x बराबर हो जाएगा m बटा n, बराबर m बटा n। अब तिरछा तिरछी हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो m से दोनों में अगर हम गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, m से डायरेक्ट अगर गुना करें तो m से दोनों में गुना करेंगे, तो m से दोनों में गुना करेंगे तो m से गुना करेंगे तो हो जाएगा m x2। अच्छा, और हो जाएंगे इससे इसमें हम गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा, इससे इसमें हम गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस m x। इससे अब हम लोग गुना करते हैं, तो इससे अगर इसमें हम गुना करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो देखिए तो हो जाएगा n x माइनस n x1, ऐसे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग को क्या देखना है,
अब हम लोग को इसको क्या करना है कि कॉमन निकालते हुए हम लोग को आगे बढ़ लेना है। तो कॉमन निकालते हुए इसको अगर हम आगे बढ़ें तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग फिर बदल कर लेते, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्टेप बढ़ जाएगा तो उचित नहीं है इसको स्टेप बढ़ाना, क्योंकि ज्यादा है ना, ज्यादा स्टेप बढ़ाने से उचित नहीं है। इसको राइट साइड रख दे, क्योंकि हमको एक्स के अलावा सारे राइट साइड रखना है। एन से गुना करेंगे तो एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा एन एक्स माइनस एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा एन एक्स वन। इससे गुना कर, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक दो स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, बायां दायां करना पड़ेगा, इसीलिए उतना उचित नहीं है। एम से गुना करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले एम से गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों एक है ना, सही है आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे। एम से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम एक्स टू माइनस तो हो जाएगा एम एक्स। ए माइनस है राइट साइड जाएगा प्लस, ए माइनस है लेफ्ट साइड आएगा प्लस, तो ये होगा एम एक्स और यहां पर प्लस में है एन एक्स, माइनस में है तो दायां जाएगा, इधर प्लस में पहले से है प्लस एन एक्स वन। दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एन और ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। एक्स बराबर होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। ये हमारा एम का एक्स का मान आ गया है ना, पी के नियामक के लिए। अच्छा, अब इसी प्रकार से और क्या कर सकते हैं, जब फर्स्ट और थर्ड से चले हैं तो सेकेंड और थर्ड से चलेंगे। थर्ड सेकेंड लिखते हैं समीकरण सेकेंड और थर्ड से, ये होगा y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई, ये होगा m बाई n। अच्छा, इसमें भी जिस प्रकार से है ना फर्स्ट और थर्ड से चले थे, सेकेंड और थर्ड में केवल है ना डाटा अलग अलग है। n से गुना करेंगे तो हो जाएगा एन वाई माइनस एन वाई वन बराबर m से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम वाई टू माइनस एम वाई। अब a माइनस है तो राइट साइड आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा है ना, बायां आएगा तो प्लस में, a माइनस है दायां जाएगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को a माइनस है तो इधर लाएंगे बायां तो हो जाएगा एम वाई प्लस हो जाएगा एन वाई, ए माइनस है तो दायां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे y हो जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस एन और ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। y बराबर अगर हम लें तो हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अंतः विभाजन के लिए दोनों प्लस होगा, दोनों x का मान भी और y का मान भी प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग को इसी में अगर बाह्य विभाजन रहे तो बाह्य विभाजन में सिर्फ क्या लगाना है, दोनों में जैसे x का मान में दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर में बीच में जो है प्लस के जगह पर माइनस हो जाएंगे, y में भी प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। लेकिन ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके इसको किस प्रकार से हम लोग को प्रूफ करना है फॉर्मूला, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बाह्य विभाजन की ओर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है इस तरीका से अगर हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को देखिए हम लोग को कह क्या रहा है, अब
सेकेंड में है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक है ना। अब बाह्य विभाजन में हम लोग को दो बिंदु है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, ए है और बी है। अब दोनों बिंदु के बाहर ही बिंदु होगा, तो इस लाइन के बाहर बिंदु जब भी होगा तो लाइने पर होना चाहिए, और जब भी होना चाहिए तो एक सिद्ध में संरेख होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए। तो एक लाइन में होगा तो ए बी पर होने के लिए और बाहरी भी हो, दोनों के बीच में नहीं है, दोनों को बाहर, बाह्य विभाजन के लिए चाहे बिंदु राइट साइड होगा, चाहे बिंदु राइट साइड होगा, इसको P मान लेते हैं, या हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एक और ले लेते हैं, A है और यहां पर ऐसे ले लेते हैं, यहां पर A है और यहां पर B है, या बिंदु इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसको मान लेते हैं P। दोनों में से एक कंडीशन में होगा, ठीक है ना। अब दोनों से एक कंडीशन में होगा, तब हम लोग को कह क्या रहा है कि इसमें हम लोग को करना क्या है कि जब ए बी के बाहर हो, चाहे राइट साइड में या क्या में, लेफ्ट साइड में, तो हम लोग को बाह्य विभाजन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। देखिए अब जो है हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को अगर ए बी से बाहर P है राइट साइड, तो M जो होगा N से बड़ा होगा, M जो होगा N से बड़ा होगा। अच्छा, यदि P जो है ए बी के बाहर हो लेकिन बायां तरफ हो, M से बड़ा होगा N, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या करना है, हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, और दोनों में जो अनुपात होगा AP बटा PB बराबर M अनुपात N, इसमें होगा वही चीज, AP बटा PB बराबर M अनुपात N हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग को करना क्या है, इसमें ध्यान देना है कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक कंडीशन हम लेके चले, दोनों कंडीशन मतलब एक ही से रिलेट करता है, जब एक ही से रिलेट करता है तो देखिए मान लेते हैं फर्स्ट को अगर हम लेकर चले ऐसे, देखिए यहां पर A है, यहां पर B है और यहां पर P है। इसका नियामक x1, इसका नियामक x1 y1 है, इसका नियामक x2 y2 है, इसका नियामक x और y है। तब हम लोग को करना क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी बिंदु को हम लोग को निर्धारित करना है तो हम लोग को मूल बिंदु को लेना ही पड़ेगा। अब मूल बिंदु को हम लोग ऐसे ले लें, तो देखिए इसको मान लेते हैं x, ये है x डैश, ये है y, और थोड़ा सा ऊपर ले लें, है ना, और थोड़ा सा ऊपर ले लें, ये है y और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा मूल बिंदु। अब और इसमें देखिए बिंदु A से x अक्ष पर एक लंब खींच रहे हैं M, एक P से लंब खींच रहे हैं आपका N, ठीक है ना। अच्छा, और हम लोग को क्या करना है, यहां से P बिंदु से, है ना, P बिंदु से खींच लिए
अच्छा, यहां से एक लंब खींच लेते हैं ऐसे, देखिए इसको मान लेते हैं पी एम एन ओ पी, तो यहां ले लेते हैं क्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ठीक है ना, ये भी लंब है, और बिंदु ए से पीएन पर एक लंब खींचते हैं ऐसे, यहां पर इसको ले लेते हैं पी, है ना, एम एन ओ पी क्यू, तो यहां पर आर ले लेते हैं। अच्छा, और क्या है यहां पर देखिए, इसको है ना इस साइड रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी है। आप बिंदु बी से पी एन या पी आर पर एक लंब ऐसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे लंब खींच दिए, यहां पर ऐसे लंब खींच दिए, ठीक है। तो देखिए ए बिंदु के लिए यहां पर देखिए, यहां पर इसको ऐसे अगर हम छोटा ले लें y1, तो ये जो हो जाएगा वो ओ से एम तक x1 होगा, और ए एम y1 होगा, ये y1 हो जाएगा, तो ये भी y1 हो जाएगा, और इतना rn भी y1 हो जाएगा। अच्छा, बी बिंदु का x2 नियामक ये हो जाएगा यहां से हो जाएगा x2 यहां तक, और टोटल दूरी b से q तक टोटल दूरी हो जाएगा y2, टोटल दूरी y2 हो जाएंगे। टोटल दूरी अगर इसको इधर से हम लें, ये टोटल दूरी यहीं ले लेते हैं y2, टोटल यहां से जो दूरी होगा y2 हो जाएगा, यहां से टोटल दूरी यहां से ऐसे y1 होंगे। अब यहां पर देखिए p का नियामक है x और y, तो यहां पर n से लेके o तक, चाहे o से लेके n तक, यहां पर हो जाएगा हम लोग को x यहां से लेकर n तक x हो जाएंगे, p से लेके n तक, p से लेके n तक ये हो जाएगा y, p से लेके n तक ये हो जाएंगे y, ऐसे हो जाएंगे। अब हम लोग को ध्यान देना है कि निकालना है हम लोग को एम एन, अगर एम क्यू निकाल लें, तो देखिए ए वाला भुजा, ए वाला जो है हम लोग को ए वाला नहीं निकाल लेंगे, ए वाला नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ए निकाल लेते हैं, एम एन देखिए टोटल दूरी अगर हमको चाहिए, तो टोटल दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी के लिए देखिए एम एन, तो बड़ा दूरी यहां से है, यहां दूरी कितना है, तो x है, x है, ठीक है, x है, तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं x। अच्छा, टोटल दूरी यहां से o से n तक x है, और हमको निकालना है ये दूरी ये वाला, तो ये इतना हटाना पड़ेगा, इतना कितना है, तो ये है हमारा x1, ये दूरी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक दूरी हो जाएंगे ऐसे, मतलब ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी का मतलब AR हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए और हम लोग को दूरी कौन चाहिए, QN का मतलब हम लोग इसको ले लेते हैं B, और PQRS या S ले लीजिए, S BS निकालना है। अब BS दूरी निकालना है, तो BS का मतलब देखिए QN, तो अगर हम लोग क्या करें कि QN अगर निकालना है, तो QN निकालना है तो क्या किया जाए, QN के लिए ये दूरी टोटल कितना है, टोटल यहां से दूरी, टोटल दूरी है हमारा यहां से कितना, यहां से है एक x है, ठीक है ना, x है, और यहां से यहां दूरी जो है x2 है, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस x2, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, x माइनस x2 हो जाएगा। अच्छा, अब दूरी देख लीजिए, अब अगर हमको ये दूरी चाहिए यहां से यहां तक दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी है y2, तो टोटल दूरी है y2, तो ये हो जाएगा y2 में से, है ना, टोटल दूरी में से ए वाला घटा देंगे, ए वाला का मतलब क्या चाहिए, एम है y1 है, ऐसे है y1, ठीक है ना। अब हम लोग को देखिए,
अब कुछ और अगर हम लोग को निकालना है, जैसे हम लोग को और कुछ निकालना, जैसे मैं मान लिया जाए कि हमको पीएस निकालना है, ठीक है ना। अब अगर पीएस हमको निकालना है तो पीएस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पीएस, देखिए पीएस निकालना है तो पीएस निकालना है तो यहां से ऐसे निकाल लेंगे पीएस, ये वाला को ऐसे कर लीजिए। पीएस निकालना है तो पीएस निकालना है तो टोटल में से, तो टोटल कितना है? y है, y में से इतना घटा दीजिए, e कितना है? e है y2 है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, ये तो अभी निकालने की जरूरत ही नहीं लगता है कि है, ये निकालना ही नहीं है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। अब हम लोग को निकालना है कौन सा? पीआर निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी है, पीआर निकालना है। तो टोटल मतलब ये नहीं होगा, टोटल ऐसे हो जाएंगे, टोटल दूरी होगा। तो टोटल दूरी अगर निकालना है पीआर, तो पीआर कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे, टोटल दूरी है हमारा y में से हम कौन सा घटाएंगे? ए वाला दूरी। टोटल में से हमको चाहिए पीआर, तो पीआर चाहिए तो टोटल में से इतना घटा दीजिए, तो इतना का मतलब क्या? y1, इसका मतलब क्या? y1, इतना हो जाएंगे। अच्छा, अब चलिए हम लोग को क्या कर लेना है, इसमें भुजाएं ले लेना है, ठीक है। इसमें भुजाएं हम लोग को बहुत आसानी से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है, देखेंगे ध्यान से, हम लोग को देख लेना है इस चीज को कि अगर हम लोग दो त्रिभुज में चल लेते हैं, ए पी आर में और बी पी एस में, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए पी आर समरूप त्रिभुज बीपीएस। अब दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो दोनों के भुजाएं अनुपातिक होंगे। अब क्योंकि इतना हम समरूप कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट थोड़ा सा इसमें चला जाए, स्टेप ज्यादा ना हो, तो यहाँ पर देखिए इसके भुजाएं अनुपातिक होंगे, इसके भुजाएं अनुपातिक होंगे क्योंकि यहाँ पर एम अनुपात, ठीक है ना, एम जो है बड़ा है एन से। अब एम बड़ा है एन से, तो ए से लेके चलेंगे कहां तक? पी तक। ये हो जाएगा हमको ए पी बटा हो जाएगा पीबी, एपी बटा पीबी होंगे। अच्छा, बड़ा त्रिभुज में चलिए, तो बड़ा त्रिभुज में हो जाएगा ए आर बटा बी एस, ए आर बटा बी एस। अच्छा, फिर इसमें क्या हो जाएगा? पी आर बटा पी एस, इसमें हो जाएगा पी आर बटा, यहां से यहां देखिए पी आर बटा पी एस हो जाएंगे, पी एस हो जाएंगे। अच्छा, एपी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? तो एपी के जगह पर रखेंगे एम, इसके जगह पर रखेंगे एन, और ए आर देखिए ए से लेके आर तक ये दूरी है, ये दूरी यही निकाले हैं x माइनस x1, ये निकाले हैं x माइनस x1, और bs देखिए यही है bs, ये दूरी कितना निकाले हैं? x माइनस x2, यहां पर निकाले हैं x माइनस x2, और यहां पर देखिए pr जो निकाला गया है, pr जो दूरी निकाला गया है, ये निकाला गया है y माइनस y1, और ps जो दूरी ये निकाले हैं हम, ps दूरी निकाले हैं y माइनस y2, y माइनस y2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और जिस प्रकार से हम उसमें चले थे अंतः विभाजन में, इसमें भी बाह्य विभाजन में इसी प्रकार से चलेंगे। तो चल लेते हैं, देखिए चल लेते हैं समीकरण
समीकरण एक और, है ना, समीकरण एक और दो से चलिए, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से चल रहे हैं तो देखिए तो यहां पर ये हो जाएंगे m बटा n और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन बटा हो जाएगा x माइनस एक्स टू, ऐसे होंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तिरछा तिरछी अगर हम गुना करेंगे तो n से इसमें गुना करेंगे दोनों में, ये हो जाएगा n x माइनस ये हो जाएगा n एक्स वन। अच्छा, m से इस दो स्टेप में गुना करिए तो हो जाएगा m x माइनस ये हो जाएगा m एक्स टू। अब यहां पर इसको लाते हैं हम लोग क्या, इसको माइनस में और इसको ले जाते हैं तो हो जाएगा क्या चीज, प्लस में। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलिए स्टेप थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, स्टेप अगर बढ़ जा रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 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 से पहले गुना कर लीजिए, ऊपर वाला से इसी में गुना करेंगे तो हो जाएगा m x माइनस ये हो जाएगा m एक्स टू बराबर हो जाएगा n से गुना करेंगे ये हो जाएगा n x माइनस n एक्स वन। ये जो है प्लस है तो बायां आएगा तो माइनस में, ये माइनस है तो दायां जाएगा तो प्लस में। इसको लिखेंगे m x ये हो जाएगा माइनस n x, माइनस है तो राइट जाएगा तो प्लस में m एक्स टू, माइनस यहां से ही माइनस है तो प्लस जाएगा तो हो जाएगा n एक्स वन। अगर दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं तो देखिए तो ये हो जाएगा x ये हो जाएगा m माइनस n बराबर m एक्स टू माइनस n एक्स वन, ऐसे हो जाएंगे। अब यहां पर गुना है तो चला जाएगा भागा में, ये हो जाएगा x बराबर m एक्स टू माइनस n एक्स वन बाई m माइनस n, ऐसे एक आ गया। अब चल लेते हैं पहला और तीसरा से। अब पहला और तीसरा से अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, तो फर्स्ट में है m बाई n इक्वल हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई वाई माइनस वाई टू, ठीक है। अब m से दोनों में गुना करते हैं तो दोनों में गुना करेंगे तो हो क्या जाएगा m y माइनस m वाई टू, n से गुना करेंगे n y माइनस n वाई वन। ये प्लस है तो बायां आएगा माइनस है, माइनस है दायां जाएगा तो प्लस होगा, ये हो जाएगा m y माइनस n y बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस m वाई टू माइनस n वाई वन। दोनों में से अगर y हम कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा m माइनस n बराबर हो जाएगा m वाई टू माइनस n वाई वन, y बराबर हो जाएगा m वाई टू माइनस n वाई वन बाई m माइनस n, इतना होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाह्य विभाजन अंतः विभाजन का थोड़ा सा अंतर है, उसमें दोनों ऊपर और नीचे में प्लस होते हैं और इसमें माइनस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दो सूत्र देखें, अंतः विभाजन का और बाह्य विभाजन का, ठीक है ना। अब हम लोग चल लेते हैं आगे। आगे देखिए, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं तब। अब है
त्रिभुज के केंद्रक का नियामक या निर्देशांक इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको जी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, इसको जी से सूचित किया जाता है। तो देखा जाए अब हम लोग को कोई एक त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ए बी और सी। त्रिभुज के कोई भी शीर्ष से सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा को अगर दो भागों में, ठीक है ना, दो भागों में अगर इसको बांट रहा है तो यही होता है माध्यिका, ये माध्यिका होता है, माध्यिका। तो किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष तो तीन गो माध्यिका होगा और तीनों माध्यिका को एक बिंदु पर कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। इधर से बी से ले जाएं तो ये सी भुजा को दो भागों में, सी बिंदु से ले जाएं तो ये भी भुजा को दो भागों में बांटेगा और जहां पर एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है ना, माध्यिका। तो उस माध्यिका के बिंदु को, ठीक है ना, 2:1 के अनुपात में क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा, जब 2:1 के अनुपात में समद्विभाजित कर रहा है तो अगर हम लोग को कहेगा यही है जी, ठीक है ना, केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है। अब केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है तो मान लेते हैं कि ये जो शीर्ष है इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, इसका नियामक ले लेते हैं x3 y3। तो इस बिंदु को हम ले लेते हैं D, तो D हो गया ठीक है ना, D हो गया BC का मध्य बिंदु, ठीक है। अब BC का मध्य बिंदु हो गया तो हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग को ये चीज देख लेना है कि यहां पर देखिए BC का मध्य बिंदु, अब BC का मध्य बिंदु है तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक चीज और पहले हम लोग को जो अभी देखे हैं अंतः विभाजन, इसमें थोड़ा सा एक चीज पॉइंट को और हमको बताना था कि अंतः विभाजन अभी जो हम बताएं पॉइंट को यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेना है कि अगर x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n अगर है और यहां पर अगर y बराबर है m y2 प्लस n x1 बटा m प्लस n है तो m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब अगर यहां पर a है, यहां पर b है और यहां पर p है और m और n दोनों जो है बराबर अनुपात में है ना, विभाजित कर रहा है ab को, तो m और n दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो हो क्या जाएगा से देखिए x बराबर, ठीक है ना। अब कहेगा कि p का नियामक करिए, तो p है मध्य बिंदु, तो कहेगा मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक। अब मध्य बिंदु का नियामक का मतलब p बिंदु का नियामक, तब p का नियामक हो जाएगा, है ना। जैसे अगर p का नियामक लेना है तो ये वाला सूत्र होता है m x2 प्लस n x1 बटा हो जाएगा m प्लस n। अब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल अनुपात में विभाजित कर रहा है b को। m के जगह पर n रखें चाहे n के जगह पर m रखें, दोनों इक्वल है। यहाँ m हो गया और x2 n के जगह भी m कर दीजिए, x1
बटा एम तो है, एन के जगह पर एम कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एम कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा x2 प्लस x1 और बाई हो जाएगा एम और एम 2m, एम से एम कैंसिल, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। तो मध्य बिंदु का नियामक है, दोनों का x नियामक को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। उसी प्रकार से अगर y बराबर निकालना है तो सबसे पहले अंतः विभाजन है m y2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। मध्य बिंदु का निकालना है तो दोनों रेशियो इक्वल आएगा, अब दोनों रेशियो इक्वल आएगा तो m है y2 n के जगह पर भी m रख दीजिए, या दोनों n करके भी बना सकते हैं, m और a भी हो जाएगा m, अगर कॉमन लेंगे m तो हो जाएगा y2 प्लस, कुछ गलत तो नहीं ना हुआ है, बिल्कुल 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 गलत हुआ है, यहाँ पर हमको हो जाएगा कितना y1, ठीक है y1 हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा y1, यहाँ पर y1, तो यहाँ पर क्या होगा y1 हो जाएंगे और बटा में हो जाएगा 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, y बराबर होगा, इसको अरेंज कर रख दीजिए y1 प्लस y2 बाई, देखिए कट भी रहा है यहाँ से m कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, ये हमारा ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर उसी प्रकार से हम लोग को कह रहा है कि जी का हमको क्या कर लेना है, नियामक निकालना है, तो जी का नियामक निकालना है तो केंद्रक का नियामक निकालना है, तो इसको हम देखिए 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है माध्यिका को, m बराबर 2 हो जाएगा और n बराबर 1 हो जाएगा। इसका नियामक डी बिंदु का नियामक, तो डी बीसी का मध्य बिंदु हो गया। अब जब मध्य बिंदु हो गया तो इसका नियामक अगर हम लोग लें, इसका नियामक ऐसे x और y ले तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दोनों का x गुना, है ना, x नियामक जोड़ दीजिए तो x2 प्लस x3 बाई 2 और y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हम लोग को y2 प्लस y3 बाई 2, इतना हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखा जाए हम लोग को अगर AD कोई रेखाखंड है और इसको m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो जी का नियामक तो निकाल देंगे इस तरीका से, अंतः विभाजन, क्योंकि A और D के बीच में ही G है, जिस प्रकार से अंतः विभाजन है देख रहे थे A और B के बीच में P है, इसको भी निकाल देते हैं। तो अगर इसको हम मान लें, इसको क्या कर लेते हैं, इसको xy तो माने हैं लेकिन इसको भी मानना पड़ेगा, नहीं इसको भी मानना पड़ेगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ठीक है ना। इसको मान लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मान लीजिए, तो अल्फा बराबर ले लेते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 और ले लेते हैं बीटा बराबर y2 प्लस y3 बाई 2 ले लेते हैं, ओके। अब देखिए अगर इसका g का नियामक x और y है तो x बराबर अगर हम निकालें तो देखिए अंतः विभाजन से निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा, m के जगह पर 2, n के जगह पर 1 रखेंगे, तो यहां पर अगर हम लें m g का नियामक, g का नियामक, अब g का नियामक अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालना है g का नियामक से, देखिए m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n हो जाएंगे, ओके। अब हम लोग को क्या कर लेना है, x बराबर m के जगह पर 2, अच्छा और भी तो रखना पड़ेगा ना हम लोग को, और भी हम लोग को रखना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा कि a है, a देखिए a नियामक है, a और d x1 और यहां पर कितना है अल्फा के जगह पर x2 प्लस x3 बाई 2 ये रखना पड़ेगा हम लोग को ऐसे, तो देखिए
अगर हम लोग ऐसे रखें x बराबर m के जगह पर 2 रखेंगे और x2, ठीक है ना, x2 प्लस n x1, तो यहाँ पर x2 कैसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस n के जगह पर 1 रखेंगे, इसको m और इसको n हम लोग मान लिए हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 गुने x1 और बाई हो जाएगा m के जगह पर 2, n के जगह पर 1, ठीक है। तब हमको क्या प्राप्त होंगे से देखिए, x बराबर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, प्राप्त हो गया x2 प्लस x3 और 1 से x1 में गुना करेंगे ये हो जाएगा x1 और बटा में हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो अगर इसको अरेंज हम लोग कर लें x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x का गुना x का है ना वैल्यू आ गया केंद्रक G के लिए। अच्छा, अगर हम लोग चलते हैं y बराबर ले लेते हैं, ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n होंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, y बराबर m के जगह पर 2 और y2 के जगह पर टोटल होंगे, तो y2 के जगह पर टोटल तो y2 प्लस y3 बाई 2 से 2 कैंसिल और n के जगह पर 1 होगा y1 बाई m के जगह पर 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा हम लोग को y2 प्लस y3 1 से 1 है ना, 1 से y1 में गुना करेंगे ये हो जाएगा y1 बटा में हो जाएगा 2 और 1 3। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो अरेंज करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई हो जाएगा 3, यही केंद्रक का नियामक आ गया, केंद्रक का नियामक, ठीक है ना। तो लिखेंगे केंद्रक G का नियामक, केंद्रक G का नियामक हो गया x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 और y बराबर हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सॉरी यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 3 हो गया, ठीक है ना। तो एक केंद्रक का हम लोग नियामक देख लिए। अब अगर हम लोग को इसमें अगर कोई त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के शीर्ष तीनों दिया गया है, तो तीनों शीर्ष अगर दिया हुआ है तब हम लोग को क्या करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग जो है सूत्र से, चाहे 1/2 आधार गुने ऊंचाई या हिरोन के सूत्र से निकाल रहे थे क्षेत्रफल, लेकिन अभी जो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम लोग प्रूफ करेंगे जब कोई भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है और तीनों शीर्ष का नियामक दिए हुए हैं, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को किस तरीका से निकाला जाता है उसके लिए हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब इसको पहले मिटा लेते हैं और तब देखते हैं। देखिए, देखा जाए सबसे पहले हम लोग को लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लोग को देखना है। तो देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए है, बी है और सी है, इसका नियामक है ये का x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, इसका नियामक है x3 y3। तो सबसे पहले प्लॉट हम ले लेते हैं मूल बिंदु के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर है ए है x डैश, ए है y और ए है y डैश।
तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर 3 गो शीर्ष है, तीनों से एक अक्ष पर लंब खींचते हैं। ये लंब हो गया, यहां से ऐसे लंब हो गया, और एक सी बिंदु से ऐसे लंब ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको नाम कर लेते हैं एम एन, और एम एन यहां पर क्या ले लें, पी ले लेते हैं, ये भी लंब हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो पी का नियामक है, ए का नियामक है और एक सी का नियामक है, तीनों के लिए यहां पर दूरी ऐसे ले लेते हैं एक्स, और वाई के लिए देखिए यहां पर वाई डैश है, यहां पर ले लेते हैं एम से ओ की दूरी हो जाएगा x2, ठीक है, और यहां पर bm की दूरी हो जाएगा y2। यहां देखिए an हो जाएगा y1, यहां से यहां दूरी, यहां से टोटल दूरी हो जाएंगे, और o से n की दूरी हो जाएगा y1, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे दूरी होंगे। अच्छा, सी बिंदु के लिए x3 हो जाएगा o से p तक, x3 हो जाएगा o से p तक हो जाएंगे, राइट। अब हम लोग को देख लेना है क्या चीज, c से p की दूरी, ये होगा y3। हम लोग को अगर ये समलंब चतुर्भुज है ए बी एम एन, और समलंब चतुर्भुज ए एन पी सी का क्षेत्रफल निकालकर दोनों के जोड़कर अगर हम समलंब चतुर्भुज बी एम पी सी घटा देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इस समलंब चतुर्भुज के लिए देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो ये अगर समलंब चतुर्भुज है, इसका समांतर भुजाएं हो गया, तो ऊंचाई ये है, तो एम एन निकालना पड़ेगा। तो एम एन निकालते हैं, यहां से यहां की दूरी हो गया x1 हो जाएगा, ठीक है ना, x1 माइनस ये दूरी है x2, यहां पर हो जाएंगे ऐसे x2, ऐसे होगा। अच्छा, ये समलंब चतुर्भुज निकालना है, तो इसका एनपी हमको दूरी चाहिए, तो यहां से यहां की दूरी है x3 में से ये वाला घटा देना है, तो ये दूरी हो जाएगा x1 दूरी हो जाएगा। अच्छा, अब देख लिया जाए, हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दूरी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हम समलंब चतुर्भुज घटाना है, तो ये दूरी है, टोटल दूरी है हमारा x3 में से इतना घटा देना, तो इतना है x2, यहां से यहां के बीच की दूरी हो गया, यहां से यहां तक की दूरी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल में जोड़ना है हम लोग को ये वाला, तो ए एन पी सी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए एन पी सी का क्षेत्रफल में से घटा देना है ये समलंब चतुर्भुज बी एम पी सी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज बी एम पी सी का क्षेत्रफल घटा देना है। तो इस समलंब चतुर्भुज में से इस चतुर्भुज जोड़ दे रहे हैं, और ए वाला घटा देंगे, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा।
तब क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर भुजा है ए और ए वाला, तो ए वाला हो जाएगा बीएम है y2 है बीएम में, और प्लस है ए वाला y1, ए वाला हो गया हमारा क्या चीज, y1 हो गया। अच्छा, और इनटू दोनों के बीच के ऊंचाई x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 ऐसे है। समलंब चतुर्भुज ए वाला, तो समांतर भुजा है, देखिए 1/2 पहले लिख लेते हैं, 1/2 समांतर भुजा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 माइनस समलंब चतुर्भुज ए वाला, तो समांतर भुजा है y2 प्लस y3, तो हाफ लिख लेते हैं, हाफ y2 प्लस y3, और दोनों के बीच का ऊंचाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा या दूरी या शीर्षलंब x3 माइनस x2 ऐसे होंगे। सभी में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 1/2। अगर 1/2 अगर हम निकालेंगे तो इसमें बच जाएगा ऐसे, और डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गुना करते हैं, y2 से दोनों में गुना कर लेते हैं, तो दोनों में गुना करेंगे तो x1 y2 इसी में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x2 y2, इससे दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस x1 y1 माइनस x2 y1, इससे गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोड़ दिए हैं क्या, यहाँ पर लगता है कि छोड़ दिए समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं का प्रयोग कर लिए हैं y1 प्लस y3, और दोनों के बीच का है ना दूरी या शीर्षलंब x3 माइनस x1, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x3 माइनस x1, थोड़ा सा इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो यही लिख लेते हैं x3 माइनस x1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि मिटाने से थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अब क्या कर लें, यहां से देखिए तो y1 से दोनों में गुना करिए, तो y1 से दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमको x3 y1, और इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 y1। अच्छा, y3 से अगर दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस x3 y3, और इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 y3 ऐसे होंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर शुरू में माइनस लगा हुआ है, तो सबका साइन जब गुना करेंगे तो साइन बदल दीजिएगा लास्ट में, तो बदल देंगे। तो सबसे पहले इससे इसमें गुना कर लेते हैं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा x3 y2 प्लस है, और यहां पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस कर देगा, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, y2 से इसमें गुना करना है तो हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x2 y2 ऐसे होंगे। अच्छा, y3 से दोनों में गुना करना है तो इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा माइनस x3 y3, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा x2 y3 ऐसे होंगे। डायरेक्ट थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि स्टेप थोड़ा बचे। अब कुछ कैंसिल होंगे, देखिए तो x2 और y2 यहाँ पर माइनस में है, तो अगर कोई प्लस में इस प्रकार से अगर है तो देखिए यहाँ पर है, कैंसिल कर देते हैं। x1 y1 प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया। अब शेष जो यहाँ पर बच गया, तो देखिए शेष क्या बच जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम x1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो x1 और कोई में है क्या, x1 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 यहाँ पर है, यहाँ से भी बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा y2 और उसमें है y3 ऐसे। अच्छा, x2 वाला देख लेते हैं, x2 यहाँ पर है, x2 अगर हम कॉमन निकालें तो देखिए तो x2 और कहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, x2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है x2, तो दोनों में से यहाँ से x2 और यहाँ से x2 कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो ये पहले हम स्टेप रखते हैं, तो प्लस ले लेते हैं x2, तो ये वाला पहले हो जाएगा प्लस वाला y3 माइनस, और ये वाला हो जाएगा माइनस y1 ऐसे होंगे। अब चल लेते हैं x3 का, x3 देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है ना,
तो प्लस वाला पहले ले लेते हैं x3, तो y1 माइनस हो जाएगा y2 ऐसे। ठीक, अब इसको याद कैसे हम रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका है, देखिए 23, 31, 12। 23, 31, 12 का मतलब x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 का मतलब 23 प्लस x2 31 का मतलब y3 माइनस y1 प्लस 12 का मतलब x3 इंटू y2 माइनस y है ना, y1 माइनस y2 ऐसे ले लेना है। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज, एक चीज और देखना है कि अगर हम लोग को क्या करना है कि शुरू में आप लोग को बताए थे कि अगर संरेख 3 बिंदु को करना है तो दूरी सूत्र से चलिए, लेकिन कभी कभी कहेगा कि नहीं दूरी सूत्र से नहीं चलना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से आप दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है। तो तीनों बिंदु अगर संरेख होगा तो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखिए अगर कोई भी 3 बिंदु अगर संरेख है, तो तीनों बिंदु अगर संरेख है तो A बिंदु BC पर आ जाएगा, या B बिंदु AC पर आ जाएगा, या C बिंदु AB पर आ जाएगा, तीनों संरेख हो जाएंगे। तो अगर A बिंदु BC पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो BC है लेकिन ये बिंदु आ जा रहा है BC पर, इसका जो क्षेत्रफल था, ये वाला जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो तीनों बिंदु संरेख हो जाए। ठीक है ना, चाहे A बिंदु BC पर, चाहे B बिंदु AC पर, चाहे C बिंदु AB पर आ जाएगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और यहां पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और यहां पर हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये भागा है तो चला जाएगा गुना में, तो भागा है तो चला जाएगा गुना में, यहां पर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो अगर कोई भी त्रिभुज में अगर तीनों शीर्षों का नियामक दिया हुआ है और कहेगा कि संरेख इसको कर दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को अगर 0 आ जाएगा तो तीनों बिंदु संरेख है, कोलिनियर है, नहीं तो कहेंगे कि यह तीनों बिंदु कोलिनियर नहीं है, संरेख नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को पूरे कोऑर्डिनेट में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा कोऑर्डिनेट का जितने सारे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, सारे फॉर्मूला हम लोग क्या कर लिए, 1 बाय 1 करके देख लिए। ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूला को हम प्रूफ किए कि आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाएं इस पर तो आप लोग को अच्छे से बन पाए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही है ना बेनिफिट हुआ होगा, बहुत सारा आपको है ना, इसमें जितने सारे फॉर्मूला है अब आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीका से आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल आधारशिला ऑनलाइन क्लास देखते रहें। अब अगला क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को शुक्रिया। जय हिंद।